हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 24 जनवरी और आज हम 24 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टूडेंट अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टूडेंट अफेयर्स, जहां आपको जानकारी मिलेगी डेली के करंट अफेयर्स के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, भारत का पहला बहुतरंगदैर्ध्य अंतरिक्ष उपग्रह यानी कि इंडिया का फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट है। और बात करें अगर एस्ट्रोसैट की, तो इसकी लॉन्चिंग साल 2015 को होती है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो पराबैंगनी और उच्च ऊर्जा वाले एक्सरे से पूरे यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन में होगा। और अगर हम बात करें ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में क्यों है, तो इसके लिए मैं बता दूं कि हाल ही में इसरो ने एस्ट्रोसैट उपग्रह से मिल्की वे गैलेक्सी में बड़े पैमाने पर गर्म यूवी ब्राइट सितारों को खोजा है, जिसकी तस्वीर हमें इंटरनेट पर देखने मिल सकती है। तो ये तो थी बात इंडिया के फर्स्ट मल्टीवेवलेंट स्पेस ऑब्जर्वेटरी की। और अगर मैं बात करूँ इसरो की यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन 15 अगस्त 1969 को होता है और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलोर में है। और अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन के सिवान सर हैं। हमारा अगला सवाल, लॉन्ग ऑप्स परियोजना का संबंध इनमें से किन दो राष्ट्रों से है? यानी कि वो कौन से दो देश हैं जिनका संबंध लॉन्ग ऑप्स परियोजना से है, यानी कि लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट से? तो इसका सही आंसर है इनका संबंध जापान और अमेरिका से है। और बात करें अगर लॉन्ग ऑप्स परियोजना की यानी कि लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट की, तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट का जो मेन उद्देश्य है वो सुनामी से नष्ट हुई परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए एक नई और सुरक्षित तकनीकी को विकसित करने का है। और इस परियोजना के तहत लंबी पहुंच वाले रोबोटिक हथियारों का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए लंबे हाथों वाले रोबोट का यूज़ किया जा रहा है। यही एक रीज़न है कि इस प्रोजेक्ट का नाम लॉन्ग ऑप्स प्रोजेक्ट है। हमारा अगला सवाल, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन यानी कि PRAGATI की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसका सही जवाब है इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और बात करें अगर प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की यानी कि प्रगति की, तो इस प्रकार की बैठक मार्च 2015 से हो रही है और ये बैठक आम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक इंटरैक्टिव मंच है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बैठक में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 राज्यों से संबंधित 24 प्रोजेक्ट पर स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि इन 9 स्टेट में 24,000 करोड़ रुपए का खर्च करके टोटल 24 प्रोजेक्ट पर सरकार काम करेगी। तो ये तो थी बात प्रधानमंत्री मोदी जी की। अगर हम बात करें भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर की, तो भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। और बात करें अगर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर की, तो वर्तमान में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं। और बात करें अगर लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ओम बिरला जी हैं। हमारा अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर RBI को देरी से सूचित करने पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में जिस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाया है उस बैंक का नाम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है। और ये जुर्माना RBI को देरी से सूचित करने पर लगाया जाता है और जुर्माने का प्रावधान 2 करोड़ रुपए का होता है। बात करें अगर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन साल 1 अप्रैल 1935 को होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। और बात करें अगर पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसका फॉर्मेशन सन 12 अप्रैल 1894 को होता है और इसके फाउंडर का नाम लाला लाजपत राय है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बात करें अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसका फॉर्मेशन 20 जुलाई 1908 को होता है और इसके फाउंडर का नाम सयाजीराव गायकवाड़ है और इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है। बात करें यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक का फॉर्मेशन 11 नवंबर 1919 को होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की,
तो इसका फॉर्मेशन साल 1853 को होता है और इसके फाउंडर का नाम जेम्स विल्सन और रॉयल क्रैक्टर्स है और उस समय इसका हेडक्वार्टर यूके में होता है। हमारा अगला सवाल, ऊकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में 139 देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में ऊकला के द्वारा जारी 2020 ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में पूरे 139 देशों में भारत 129वें स्थान पर है। और बात करें अगर ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड के मामले में 176 देशों में भारत 65 स्थान पर होता है। और बात करें अगर ग्लोबल इंटरनेट स्पीड इंडेक्स में फर्स्ट नंबर की, तो इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन कतर को मिलता है। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं, तो पिछले साल इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया और यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात पहले नंबर पर थे। और अगर हम बात करें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्पीड टेस्ट की, तो 4G अवेलेबिलिटी में इंडिया का नंबर फर्स्ट है, उसके बाद बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान 72.9% के साथ और वहीं पर इंडिया 93.7% के साथ लीड पर है। हमारा अगला सवाल, नीति आयोग के द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य दोबारा देश के सबसे नवाचारी इनोवेटिव प्रमुख राज्य के रूप में पहले स्थान पर है? तो हाल ही में जो नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है, उसमें पहले स्थान पर जो राज्य है उसका नाम कर्नाटक है। और बात करें अगर नीति आयोग की यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन साल 2015 को मोदी जी के द्वारा होता है। और अगर नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर कर्नाटक 42.5 स्कोर के साथ है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र 38.03 के साथ है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर तेलंगाना, पाँचवें नंबर पर केरला, छठवें नंबर पर हरियाणा, सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश, आठवें नंबर पर गुजरात, नौवें नंबर पर उत्तर प्रदेश और 10वें नंबर में पंजाब है। और बात करें अगर हिल्स स्टेट की, तो यहाँ पर इनोवेशन इंडेक्स को पहले नंबर पे हिमाचल प्रदेश को मिला है, दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, तीसरे नंबर पे मणिपुर, चौथे नंबर पर सिक्किम और पाँचवें नंबर पर मिजोरम है। और अगर मैं बात करूँ यूनियन टेरिटरीज़ की, तो इसमें पहले नंबर पर दिल्ली, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़, तीसरे नंबर पर दमन और दीव, चौथे में पांडुचेरी और पाँचवें में गोवा है। सो गाइज, ये सारे रैंक आपको याद नहीं रखने हैं, आपको बस याद रखना है कि मेजर सिटीज़ में फर्स्ट नंबर कर्नाटक को मिला है, हिल स्टेट में फर्स्ट नंबर हिमाचल प्रदेश को मिला है और यूनियन टेरिटरी में फर्स्ट नंबर दिल्ली को मिला है। और अगर हो सके तो रैंक फर्स्ट सेकंड के स्कोर भी याद रख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल, डीआरडीओ ने किस मंत्रालय के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और बात करें अगर डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की, तो इसका फॉर्मेशन साल 1958 को होता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पोस्ट राजनाथ सिंह जी देख रहे हैं, जो कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो हाल ही में डीआरडीओ ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के साथ भू खतरा प्रबंधन के लिए फ्रेमवर्क MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और ऐसा करने का इनका उद्देश्य ये होता है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन भूकंप संबंधी खतरे के प्रबंधन से एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और बात करें अगर खेल मंत्रालय की, तो वर्तमान में खेल मंत्रालय के मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं। और बात करें अगर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, तो वर्तमान में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। और बात करें अगर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की, तो इसके मिनिस्टर नितिन गडकरी जी हैं। और बात करें योजना मंत्रालय की यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की, तो वर्तमान में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नरेंद्र सिंह तोमर जी के हाथों में है। हमारा अगला सवाल, श्रीलंका के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है लसिथ मलिंगा ने हाल ही में फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और बात करें अगर लसिथ मलिंगा की, तो ये 12 साल मुंबई इंडियंस की टीम में थे और इसके साथ ही साथ इन्होंने मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी के फैंस, अंबानी परिवार और अन्य सभी सहयोगियों का धन्यवाद दिया है। और लसिथ मलिंगा साल 2008 से मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हुए थे। हमारा अगला सवाल,
जनजाति कार्य मंत्रालय और किस राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेंट सेल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय और जिस राज्य सरकार ने मिलकर प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डिजिटल डेटा सॉल्यूशन और ट्राइबल माइग्रेंट सेल की शुरुआत की है, उस राज्य सरकार का नाम गोवा सरकार है। और इसके साथ ही साथ जनजाति कार्य मंत्रालय ने गोवा में जनजाति शोध संस्थान, जनजाति संग्रहालय और वन धन केंद्र और जनजाति महोत्सव को भी मंजूरी दे दी है। और बात करें अगर गोवा की, तो गोवा के सीएम का नाम प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। और बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम का नाम उद्धव ठाकरे और गवर्नर का नाम भगत सिंह कोश्यारी है। यानी कि महाराष्ट्र के गवर्नर और गोवा के गवर्नर दोनों ही भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और अगर मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब के सीएम का नाम अमरिंदर सिंह और गवर्नर का नाम वीपी सिंह बडनोरे है। और बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात के सीएम का नाम विजयाभाई आर रूपानी और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। और बात करें अगर इन स्टेट की राजधानी की, तो गुजरात की राजधानी का नाम गांधीनगर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और गोवा की राजधानी का नाम पणजी है। हमारा अगला सवाल, डीआरडीओ ने हाल ही में किस राज्य के तट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा राज्य के तट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है। और बात करें अगर स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन सिस्टम की, तो इस सिस्टम का सफल परीक्षण HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हॉक 1 विमान के जरिए इसका सफल परीक्षण किया जाता है। और इसके साथ ही साथ बता दूं, इस स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का डिज़ाइन और इसका डेवलपमेंट डीआरडीओ के हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर, जिसका नाम इमारत है, वहाँ इसका टेस्टिंग स्वदेशी तौर पर किया जाता है। तो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। अगर आपको पता है कि 23 जनवरी को पूरे भारत में किसकी जयंती मनाई जाती है, तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में करें। और अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपका नाम हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको PDF की लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच जाएँ। इसके अलावा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।